अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कोहाट के अंदर इंतहाई अहम जलसा करने के लिए जा रही है और दूसरी जानब इमरान खान की कैद तन्हाई पर यूनाइटेड नेशन की जानब से एक बड़ा मुतालबा भी जारी किया गया है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई जारी है, इस लड़ाई पर BBC की जानब से एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल्स के जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा को एक इंतहाई अहम कामयाबी भी मिली है। उलमा कन्वेंशन जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उस हवाले से कुछ खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोहाट के अंदर एक इंतहाई अहम और बड़ा जलसा करने के लिए जा रही है। सुहेल खान अफरीदी इस जलसे से खिताब करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो पुरुम्मीद है कि इस जलसे के अंदर एहतजाज का लाहे अमल दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको याद करवाता चलूं कि पेशावर के अंदर जो हयाताबाद के अंदर जलसा हुआ था, वहां पर सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम बिल्कुल तैयार हैं और उन्होंने अपील की थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत से, महमूद खान अचकज़ई से और अलामा राजा नासर अब्बास से कि इमरान खान ने जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर डाल रखी है। इमरान खान ने यह फैसला आपको करने का इख्तियार दिया है और हम बिल्कुल तैयार हैं। अब देखना यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत क्या फैसला करती है, वो एहतजाज का लाहे अमल कब देते हैं। अलामा राजा नासर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ज़रा थोड़ा सा स्लो चलना चाहते हैं, वो हुकूमत को थकाना चाहते हैं। वो चंद दिन बाद एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी बुलाने के लिए जा रहे हैं, गालबन 20 या 21 दिसंबर को, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद वाज़ेह तौर पर वो ऐलान करेंगे कि आगे वो एहतजाजी तहरीक किस तरीके से चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो नौजवान क़यादत है, ख़ुसूसन जो KPK से तल्लुक़ रखते हैं वो, और उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो इस वक्त बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि एहतजाज की कॉल दी जाए। वो जिस तरीके से भी करना है, वो लॉन्ग मार्च करना है या पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज करना है, जैसे भी करना है उसकी कॉल दी जाए। यहां पर एक और बड़ी अहम चीज आपको बताता चलूं, मंगल वाले दिन जो इमरान खान की बहनें इस मंगल को मुलाकात करने के लिए जाएंगी, इस मंगल को बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। एक तो यूनाइटेड नेशन की जानब से एक प्रेशर आ गया, वो सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, और दूसरा जो पिछले मंगल को इमरान खान की बहनों के ऊपर पानी फेंका गया था, इस मंगल को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में दोबारा अडयाला जेल जाएंगे, जैसे 2 दिसंबर को गए थे और इमरान खान की बहन उज़्मा खान की इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी गई थी 20 मिनट के लिए। फिर अंदर से इमरान खान का बड़ा सख्त पैगाम भी आया था। उस पैगाम के बाद फिर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हुकूमत की जानब से, डराया गया था तहरीक इंसाफ को, धमकाया गया था कि अब आपको अडयाला जेल के बाहर नहीं आने दिया जाएगा, अब अगर आप आएंगे तो पकड़ दकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, आपके ऊपर सख्ती की जाएगी। लेकिन उससे अगली मंगल को तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक मरतबा फिर पहुंचे और उन्होंने, हुकूमत ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी को भी उन्होंने मलहूज़े खातर नहीं रखा। वो बगैर किसी डर और खौफ के अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और इस मंगल को इत्तलात है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहले से बड़ी तादाद में वहां पर जाएंगे और इमरान खान की बहनों के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के जो MNAs और MPAs हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। सुहेल खान अफरीदी जो कोहाट जलसे से खिताब करेंगे, उस हवाले से शफीउल्लाह जान ने एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा, जी सुहेल अफरीदी कोहाट जलसे से इंतहाई अहम खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सब ने जलसे के अंदर शिरकत करके ये बताना है कि कोहाट कल भी इमरान खान का था और कोहाट आज भी इमरान खान का है। अब देखना यह है कि इस जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या बातें करती है और आया कोई लाहे अमल दिया जाता है या नहीं दिया जाता। आगे आ जाए जी, यूनाइटेड नेशन की एक अहम ओहदेदार है, उनकी जानब से वाज़ेह तौर पर कुछ मुतालबात रखे गए हैं। उनका नाम है एलिस। उन्होंने बताया है इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से बाकायदा तौर पर एक ट्वीट भी किया गया और वो ट्वीट अब तक तकरीबन 27 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। जो ट्वीट उन्होंने X के ऊपर किया, उसके जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की जेल में हालत को मुमकिन तौर पर गैर इंसानी सलूक करार दिया। तशद्दुद से मुतल्लक अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा एलिस ने हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया कि इमरान खान की हिरासत बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हो। सितंबर में इमरान खान की कानूनी टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये शिकायत दर्ज करवाई।
इमरान खान को 26 सितंबर 2023 को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। मुबैना तौर पर उन्हें शदीद कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है। दिन के 23 घंटे सेल के अंदर बंद रखने का इल्ज़ाम है। बैरूनी दुनिया से राब्ता इंतहाई महदूद बताया गया है। सेल की मुसलसल कैमरा निगरानी की भी इतला है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तवील कैद तन्हाई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कैद तन्हाई फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई ज़ाब्ता बयान नहीं आया। हुकूमत माजी में बेहतर सहूलियात की फरहमी का दावा करती रही है। 1 माह बाद इमरान खान की बहन उज़्मा खान से उनकी मुलाकात करवाएगी। उज़्मा खान के मुताबिक इमरान खान ने ज़हनी तशद्दुद की शिकायत की और यह मुलाकात तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही और इमरान खान के मुताबिक उन्हें दिन भर कमरे के अंदर बंद रखा जाता है। ये जो उनकी जानिब से एक सारी रिपोर्ट जारी की गई है, ये मैंने उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब ये डायरेक्टली अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक खसूसी नुमाइंदा है एलिस, उनकी जानिब से ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इस तरीके से हमारे सामने शिकायत आई, ये चीज़ें बताई गई हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है, बैरूनी दुनिया से राब्ता मुंतक़े है, उनकी बहन की मुलाकात हुई और इमरान खान ने बताया कि मेरे ऊपर जहनी टॉर्चर किया जा रहा। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर भी है, ठीक है, ये कोई आम बात नहीं है, ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये बात चली गई और इमरान खान को वैसे पूरी दुनिया जानती है। तो अब मंगल वाले दिन जो है वो अच्छा खासा प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर, और अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर आ गए तो मंगल वाले दिन एक दफ़ा दोबारा मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। आगे आए जी, पाकिस्तान के अंदर जो एक रस्सा कशी, एक लड़ाई या आप कह लें एक तगड़ा मैच जो पड़ा हुआ है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी इस तरह का मैच पड़ा नहीं, क्योंकि कोई सियासतदान इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो पाकिस्तान की माजी करीब के अंदर, यानी कि ये पिछले जो 20-30 साल हैं कोई खड़ा नहीं हुआ। ना नवाज शरीफ खड़ा हुआ, ना जरदारी खड़ा हुआ, ना कोई और खड़ा हुआ। आए, हल्का सा मुश्किल आती थी, हुकूमत खत्म होती थी, बाद में फिर डील करके दोबारा हुकूमत के अंदर आ जाते थे। कभी 50 रुपए के स्टाम्प पे मोहर लगा के बाहर चले जाते थे, फिर आ जाते थे, और फिर जो 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर हुआ वो मेरे आपके हम सबके सामने। अब बीबीसी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई। बीबीसी की जानिब से कहा गया है कि एक तरफ सबसे ताकतवर अदारा और दूसरी तरफ मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। उन्होंने कहा कि गैर जानबदार मुबस्सरीन के मुताबिक खुद को एक मकबूल लीडर के मद्दे मुकाबल खड़ा करने से फौज के लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो आईनी तरमीम के जरिए मजीद ताकत हासिल करने से शायद हल ना हो। उन्होंने कहा कि अभी फैज़ हमीद को सजा हुई है, अगर माजी से सबक सीखा जाए तो पांसा पलटते देर नहीं लगती। ये बीबीसी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो ताकतवर तरीन अदारा है और दूसरी तरफ मुल्क की सबसे मकबूल समझी जाने वाली जमात है, और जो गैर जानबदार मुबस्सरीन है, जो किसी की जानबदारी नहीं करते, जो किसी की साइड नहीं लेते, वो ये कहते हैं कि एक मकबूल लीडर खड़ा है एक तरफ और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और आईनी तरमीम भी हो गई है मजीद ताकत हासिल करने के लिए, लेकिन शायद मसाइल इससे भी ना हल हो। और जो जनरल फैज़ हमीद को सजा हुई है, उन्होंने कहा कि अगर माजी को देखा जाए, माजी से सबक सीखा जाए तो पांसा पलटते हुए देर नहीं लगती। हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। और यहां पर तो अब यह भी बातें की जा रही हैं, मुनीर फरूक साहब ने यह बात की कि इमरान खान को अब सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। इमरान खान का नहीं, हर किसी का मुहाफ़िज़ अल्लाह है, और अगर अल्लाह ने हिफाजत करनी है तो अल्लाह हर जगह पर हिफाजत करता है। आप तरीक़े इंसानी उठाकर देखें कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की कहां कहां पर किस किस तरीके से हिफाजत की। मैं चंद मिसालें आपको दे सकता हूं। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के अंदर किस तरीके से हिफाजत की। अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट के अंदर किस तरीके से हिफाजत की। अल्लाह ताला ने अपने बाकी अंबिया इकराम की मुश्किल औकात के अंदर कैसे हिफाजत की। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत किया करता है। मैं इसका कोई कंपैरिजन इमरान खान के साथ नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर मुतलक है, वो इस कायनात का मालिक है। अल्लाह तो हर चीज जानता है, अल्लाह से तो कोई ढका छुपा नहीं है। मैं आप कोई दूसरा तीसरा बंदा, हम तो मतलब 2 नंबरी कर सकते हैं, झूठ सच बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो कुछ नहीं छुप सकता। और ये मुनीर फरूक से कह सकते हैं कि इमरान खान को अब सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, तो अल्लाह ही बचाने वाला है। और अगर इमरान खान की किस्मत में, इमरान खान की तकदीर में बचना हुआ तो अल्लाह बचाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। बहरहाल देखना है कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी।
आसमा शराजी साहब ने बड़ी इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा जी कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता, तहरीक इंसाफ को कराकरम के पीछे नहीं फेंक सकते और बहरा अरब के अंदर डबो भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम को जमहूरी नहीं कहा जा सकता। ये आसमा शराजी साहबा कह रही हैं। उम्मीद है कि नून लीग वालों को आसमा शराजी की बात समझ आ जाएगी। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसफ साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने इकरार किया था इस बात का कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ हम ISI की मेस के अंदर बैठकर कानून साजी किया करते थे, या हमसे कानून साजी करवाया करते थे। दोनों का नाम लिया था, जनरल बाजवा का भी और जनरल फैज़ हमीद का भी। और अब कह रहे हैं कि नहीं जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनरल बाजवा को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये तो माजी के अंदर सब कुछ कहा गया। मजहर अब्बास साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें यह तो बताया गया है कि फैज़ हमीद को इन इल्जामात की वजह पर सजा हुई है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि फैज़ हमीद ने इन इल्जामात का जवाब क्या दिया है, कि उन्होंने ये इल्जामात तस्लीम किए हैं या नहीं किए। उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ एक साइड दिखाई जा रही है। असल में होगा पता क्या, उनके वकील ने यह ऐलान किया कि वो अपील के अंदर जाएंगे और अपील के अंदर तब जाया जाएगा जब फैसला आएगा। और अगर एक दफ़ा फैसला पब्लिक होगा तो फिर सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कौन से गवाह थे, क्या क्या सवाल हुए, किस बेस के ऊपर सज़ा हुई, फैज़ हमीद का क्या मौक़िफ़ था, उनसे कौन से सवाल हुए, उन पर इल्ज़ामात क्या थे, उन्होंने आगे से जवाबात क्या दिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। आगे आ जाए जी, तलाल चौधरी साहब क्या कहते हैं। कहते हैं कि हमें यकीन है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा अगर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जैसे कामों के अंदर शामिल हैं तो उनका भी एहतसाब होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, नवाज शरीफ तो खुलेआम उनका नाम लेते रहे। गुजरांवाला का जलसा भूल गए जिसमें कहा कि जनरल बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब, ये सारा कुछ किया कराया आपका है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो अब तो नून लीग जरा थोड़ी थोड़ी पीछे हटती हुई भाई इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नजर आ रही, डर और खौफ महसूस हो रहा है। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया, कहते हैं शहजाद इकबाल के शो के अंदर कहते हैं कि जनरल फैज़ के बेनिफिशरीज का जिक्र करने पर पंजाब की एक अहम तरीन शख्सियत बहुत नाराज है और हनीफ अब्बासी साहब उनसे बच कर रहे। ठीक है जी। और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इशारा किया जा रहा है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से, शायद कोई और भी शख्सियत हो, लेकिन हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे हैं जिनकी आपस में एक ही जमात में, लेकिन आपस में इनकी बिल्कुल भी लगती नहीं। तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है KPK के शफीउल्लाह जान, उन्होंने कहा जी जनरल फैज़ का मामला यहां रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं, ये बात आगे बढ़े तो हम भी इसके ऊपर बात करेंगे। नजम सेठी ने एक बात की, कहते हैं कि इमरान खान डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने टेक ऑन करना है, वो अपनी जबान भी कंट्रोल नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो मैं कहूंगा आगे रिपीट होगा। वो अपनी जारहाना पोजीशन से सबको बताना चाह रहे हैं कि मैं इसी तरीके से रिएक्ट करूंगा। ये नजम सेठी साहब ने बताया। मजीद उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद ये जो फैज़ हमीद वाला मामला है, अगर इसके बाद इमरान खान की बारी है, तो जब 9 मई हुआ तो उस वक्त तो इमरान खान जेल के अंदर थे। यह कैसे साबित किया जाएगा कि उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का कनेक्शन था, क्योंकि इमरान खान तो जेल के अंदर थे। और फिर कोई गवाह लाना पड़ेगा जो आकर ये कहे कि मुझे इमरान खान ने ये कहा था। तो इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा, कौन गवाह आएगा। और जब इमरान खान को अगर लाया जाता, इन केस अगर लेट्स सपोज इमरान खान का अगर मिलिट्री ट्रायल किया जाता, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, फिर तो बड़ी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि हुकूमत तो बुरे तरीके से नाकाम हुई है। हुकूमत ने जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो शवाहद पेश की अदालत के अंदर सबूत रखे हैं, वो ये रखे हुए हैं कि जी जमान पार्क में टेबल के नीचे घुस के एक पुलिस वाले ने साजिश सुनी और एक पुलिस वाले ने चक्री रेस्ट एरिया पे पर्दे के पीछे खड़े होकर साजिश सुनी, और वो भी पुलिस वाले। इसके अलावा और किसी किस्म का कोई ठोस सबूत जो है वो नहीं दिया गया। मजीद आगे आ जाए जी, नजम सेठी साहब ने मेरा ख्याल 2 दिन पहले ये बात की थी। उन्होंने कहा था जी एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर इख्तिलाफात मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। तो आगे से जवाब आता है कि देखी जाएगी ऐसी की तैसी। लेकिन अब जरा एक तस्वीर आप देखें, ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो साहब एक तकरीब के अंदर इकट्ठे खड़े। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है कि इस तस्वीर के बाद नून लीग का और स्पेशली मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का शायद परेशान होना बनता है। ये आपको आने वाले दिनों में इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा पता चल जाएगा। आगे आ जाए जी, पंजाब बार काउंसिल के जो इलेक्शन हुए उसमें सलमान कमराजा मेंबर बन गए हैं। उनकी हेल्प की गई है किसी और की जानब से।
حامد خان کی جانب سے ہیلپ کی گئی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وکیل ہیں، ووٹ انہوں نے عمران خان کا لیا لیکن بعد میں وہ بک گئے، اپنے ضمیر کا انہوں نے سودا کیا کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے لیا لیکن اپنے ضمیر بیچ دیے۔ یہ جو ٹوٹل نشستیں تھیں، زیادہ نشستیں جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ جیت گیا ہے، حکومتی سائٹ جیت کی ہے، اور تحریک انصاف کو میرا خیال ہے صرف 2 سیٹیں جو ہے وہ بار کونسل کی یہاں سے ملی ہیں۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ نے کہا جی آج بدترین فسطائیت کے باوجود جو ہے وہ ہم جیت گئے ہیں، اور اب ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ آگے آ جائیں جی، اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، علماء مشائخ کانفرنس، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ بھی شریک تھے، اور صدارت کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور بہت بڑی تعداد کے اندر علماء کرام جو ہے اسلام آباد کے اندر جو میرا خیال ہے جناح کنونشن سینٹر ہے وہاں پر یہ سارے علماء کرام آئے، اور سارے کے سارے علماء کرام آپ جس کا بھی نام لیں سارے کے سارے علماء کرام یہاں پر موجود تھے، چند ایک علماء کرام نہیں تھے، اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ علماء کرام کون ہو سکتے ہیں جو نہیں تھے۔ جی ہاں، وہی جنہوں نے کبھی کسی وقت میں عمران خان کی تعریف کی ہو یا وہ ظلم کے خلاف بولتے ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا۔ بہرحال آج میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ قاری زوار بہادر ہے، انہوں نے اس کانفرنس کے اوپر ایک اپنا پوائنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کانفرنس ہوئی لیکن کسی ایک بندے نے بھی آرمی چیف سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ آرمی چیف صاحب ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ چلے آرمی چیف سے نہ پوچھتے، شہباز شریف سے پوچھ لیتے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کی روح سے تو دین کے وارث ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے وارث ہیں۔ اب ان سب کو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ حضور والا یہ ساری کی ساری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے حکومت پہ، ناجائز حکومت ہے، 17 سیٹیں آپ کی، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی یہ سیٹیں حق پر ہیں؟ وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے، اور حیران کن طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی جو جماعت ہے ان کے ریپریزنٹیٹیو بھی یہاں پر موجود تھے۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اور یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کے دور حکومت میں پنجاب کے اندر لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری کے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور آج تک ان کو انصاف نہیں ملا، وہ بھی یہاں پر شریک تھے۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی شہباز شریف سے پوچھنے کی بالکل بھی جسارت نہیں کی۔ تو یہ جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں ان سب کو اکٹھا کرنے کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام۔ ویسے یہ علماء کرام اپنے اپنے ممبروں کے اوپر بیٹھ کر آپ کو پتہ ہے فرقہ واریت بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، ایک دوسرے کو کافر تک ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ماشاءاللہ سارے اکٹھے تھے، سارے ایک جگہ پہ تھے، شہباز شریف کی قیادت میں سارے ایک جگہ پر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مولانا طاہر اشرفی ماشاءاللہ بڑے جذبات کے اندر خطاب کرتے ہیں۔ جب عمران خان کے دور حکومت کے اندر یہ تھے تو اس وقت یہ کیا کہا کرتے تھے، ذرا سنیں۔ یہ کہا کرتے تھے، ویڈیو بیان موجود ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان صاحب بیت اللہ کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں، میرے ساتھ وہ پیر نور الحق قادری صاحب وہ بھی گواہ ہیں کہ عمران خان کو ایک لکھی ہوئی تقریر دی جو کہ وزارت خارجہ نے لکھی، جس وقت عمران خان نے او آئی سی کے میرا خیال وزیر خارجہ کا یہ او آئی سی کا اجلاس تھا، وہاں پر عمران خان نے تقریر کی تھی، تو عمران خان نے وہ لکھی ہوئی تقریر سائڈ پہ رکھی اور کہتے جی ہم تو پریشان ہو گئے کہ یہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ڈپلومیسی لینگویج ہوتی ہے، ضابطے ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر تقریر لکھی ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے اس کو سائڈ پر رکھی۔ سیکٹری خارجہ پریشان تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں کبھی 57 اسلامی ممالک کے سربراہان سے مخاطب ہوں اور کہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نموذج کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کروائیں، اور پھر عمران خان نے ایک دن بھی مقرر کروایا جو اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی ایک ریڈیکل اسلام ہے، تو عمران خان نے کہا کہ ریڈیکل اسلام کوئی نہیں ہوتا، اسلام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ یہ ساری کی ساری کاوشیں عمران خان کی تھی، لیکن آج مولانا طاہر اشرفی سے ذرا عمران خان کے بارے میں پوچھیں تو آج بالکل 180 ڈگری کے اوپر ان کا بیانیہ آپ کو ملے گا۔ آگے آ جائیں جی، ایک نوجوان صحافی ہیں لاہور سے، شاکر محمود اوان، ان کے اوپر بڑی دیر سے سختیاں جاری ہیں، انہوں نے کبھی اپنی سختیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب ان کے اوپر غداری جیسے مقدمے بھی بنائے گئے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غداری کا مقدمہ بھی بن گیا،
गुज़िश्ता 2 बरस से मेरे लिए ज़मीन तंग की जा रही है। सबसे पहले मुझसे मेरा रोज़गार छीना गया, मेरी आवाज़ बंद करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाया गया, फिर एक दिन मुझे अगवा किया गया। उस अगवा के दौरान जो कुछ हुआ अगर मैं वो बयान कर दूं तो शायद मुझे दोबारा अगवा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद मेरे खिलाफ पंजाब कॉलेज का एक झूठा मन गढ़ंत मुकदमा दर्ज किया गया, मेरे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक है, मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, मेरे नाम पर जारी सिमें ब्लॉक हैं और मेरा नाम स्टॉप लिस्ट के अंदर डाला गया है। उन्होंने कहा कि ना मैं सफ़र कर सकता हूं, ना काम और ना अपनी शनाख्त इस्तेमाल कर सकता हूं, और अब मुझ पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मज़ीद उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या सवाल करना गद्दारी है, क्या सच बोलना जुर्म है, क्या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना रियासत दुश्मनी बन चुका है? अगर ऐसा है तो फिर यह मुकदमा मुझ एक फ़र्द पर नहीं बल्कि हर उस शख्स पर जो खामोश रहने से इनकार करता है। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं। उन्होंने कहा कि यह इस मुल्क में आज़ाद आवाज़ों के साथ होने वाला सलूक है और तारीख गवाह है कि आवाज़ों को दबाया जा सकता है मगर सच को नहीं, कि आवाज़ तो आप दबा सकते हैं लेकिन सच को नहीं दबाया जा सकता। शाकिर महमूद अवान के साथ साथ सुरहाब बरकत, वो भी आपको पता है कि इस वक्त कैद के अंदर है। आगा शेख सरवर वो भी कैद के अंदर है। राय गुलाम अली वो भी कैद के अंदर है। तो हुकूमत को इस हवाले से ज़रा सोचना चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त कभी भी काया पलट जाती है, वक्त की टेबल टर्न कभी भी हो जाता है, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि हो सकता है कि कल को आपके ऊपर मुश्किल वक्त आए और यही लोग आपके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, हालांकि आप इनके ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो हुकूमत को इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ बिल्कुल भी ऐसा सलूक ना करें। देखिए, अगर किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया तो ठीक है, फिर आप कानून के मुताबिक उसको सजा दें। अब आगा शेख सरवर की मिसाल ले लें, वो ज़िमनी इलेक्शन की रात सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, और उनको उठाकर उनके ऊपर मुकदमा बना के उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और मुकदमा वो टीएलपी के खाते में वो इतलात है कि उस खाते के अंदर जो है वो शनाख्त परेड के अंदर डाला, और अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। तो हुकूमत को ज़रा इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। आगे आ जाए जी, सीनियर सहाफ़ी हैं ज़फ़र नकवी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब से आए हैं दर्जनों गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। कई मुल्कों के अलग अलग दौरों के अलावा मुतअद्दिद फोरम्स यानी कि जो समिट्स वगैरह होते हैं उन पर भी तशरीफ़ ले गए हैं। गैर मुल्की सरबराहान भी इस्लामाबाद आ जा रहे हैं, लेकिन हैरत है कि अभी तक $100 की इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई। आखिर ये क्या चक्कर है? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। जो हमारे वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ पड़ा है हमें उसका एहसास है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि डंडे के जोर पर, तो ये डंडा नहीं है। मुल्क चलाना है तो प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू बी लीड द कंट्री, कि प्राइवेट सेक्टर को कंट्री को लीड करना पड़ेगा। तो वो जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन है जिसको आपने गैप कहा है, वो किसने की है? वो कौन कर रहा है? वो पैसा कहां से आएगा? उन लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर तनख्वाहदार तबके गरीब के ऊपर तो जोर चल जाता है, उसको तो सब कुछ कर लिया जाता है, उन लोगों को कौन पकड़ेगा? एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं। ये सदीक जान ने खबर दी है, कहते हैं कि रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबा 33 अरब रुपए का था जो आज 50 अरब तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये 17 अरब क्यों बढ़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सीडीए ने इस्लामाबाद में दरख्तों का कत्लेआम शुरू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे बात तक भी नहीं करता। अभी तक लेता ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।